जज के सामने हाजिरी लगाते रह गए। पीएम मोदी ने एक साथ कैसे डबल धमाका कर दिया। चीन, पाकिस्तान और इंडी, मोदी ने आज वो किया कि सबकी नींद एक साथ उड़ी हुई है। कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी का एक और खतरनाक वीडियो आ गया है और कोर्ट का वो फैसला जिसमें कांग्रेस की सीक्रेट इमरजेंसी फुल एक्सपोज हो गई। सबसे पहले उसका चार्ट। बीते कुछ दिनों से विपक्ष के हंगामे और झूठ का शोर तो सुनाई पड़ रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश थे। और जब नरेंद्र मोदी खामोश होते हैं तो यह संकेत होता है कि मोदी के धमाके की होने वाली गूंज जल्द सुनाई देने वाली है। और आज यही हुआ। हमने कल पाठशाला में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी आज एक बड़ा धमाका करने वाले हैं, लेकिन हमें भी अंदाजा नहीं था कि मोदी एक साथ डबल धमाका करने वाले हैं। पहले धमाके से पीएम मोदी ने सीमा पार बैठे दुश्मनों को झटका दिया और दूसरा धमाका राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर खतरनाक राजनीति करने वालों को धुआं धुआं करने के लिए था। पीएम मोदी ने जो पहला धमाका किया वो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए था। सबसे पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। इस धमाके के साथ ही लद्दाख में शिंकुन ला सुरंग के निर्माण का काम शुरू हो गया। यह दुनिया की सबसे ऊंची टनल है और इस टनल के बनने से बॉर्डर एरिया तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। इस धमाके से चीन और पाकिस्तान तक कैसे आज थर्रा गए होंगे, यह आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले इस धमाके की गूंज आप भी सुनिए। पीएम मोदी ने जो आज दूसरा धमाका किया उससे इंडी गठबंधन की झूठ की राजनीति के परखच्चे उड़ गए। राहुल गांधी और कांग्रेस के उन अरमानों की धज्जियां उड़ गईं जिनमें वो मोदी को घेरने के नाम पर देश की सेना तक को घसीट लाए थे। आज एक ही दिन में इंडी गठबंधन को कितने झटके लगे हैं आप खुद देखिए। अग्निपथ योजना पर इंडी गठबंधन के नैरेटिव को मोदी ने धुआं धुआं किया। खालिस्तानी का समर्थन और आरएसएस से नफरत वाला एजेंडा एक्सपोज हो गया इंडी गठबंधन का, कांग्रेस का। मोदी राज में अघोषित इमरजेंसी के आरोप की हवा निकल गई। मोदी सरकार गिरने वाली है यह दावा फिर झूठा साबित हो गया और दिल्ली से लेकर बंगाल तक इंडी गठबंधन के अंदर मची खलबली सामने आ गई आज खुलकर। यानी एक ही दिन में विपक्ष को बैक टू बैक इतने सारे झटके लगे हैं जिन सबके बारे में आपको आज विस्तार से बताऊं। लेकिन पहले बात पीएम मोदी के दो धमाकों में से पहले धमाके। दरअसल आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। 25 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फौज को मिट्टी में मिला दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लद्दाख पहुंचकर शहीदों को नमन किया। वो करगिल युद्ध स्मारक गए, करगिल विजय दिवस के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चूंकि पीएम देश के सैनिकों के बीच थे तो उन्होंने वहीं से देश की सेना के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों की पॉलिटिक्स को निशाने पर लिया। पीएम ने आज अग्निवीरों पर फैलाए जा रहे सारे झूठ को सीधे और स्पष्ट शब्दों में फैक्ट्स के साथ एक्सपोज किया। पीएम मोदी ने ऐसे धमाकेदार तर्क रखे कि अग्निवीर को लेकर हो रही राजनीति का पासा ही पलट गया। अग्निवीर को लेकर 3 तरह के झूठ खास तौर पर फैलाए जा रहे हैं और उन तीनों को आज नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज किया। पहला झूठ तो बार बार यह बोला जाता है कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम को लेकर आई। पीएम मोदी ने इस झूठ को एक्सपोज किया और कहा कि पेंशन की बात तो 30 साल बाद ना आएगी बॉस, आज मैं इसके लिए क्यों गाली खाऊं। दूसरा झूठ, अग्निपथ स्कीम पीएम मोदी का प्रोजेक्ट है और उन्होंने उसे सेना पर थोप दिया। पीएम मोदी ने क्लियर किया कि इस मुद्दे पर दशकों से चर्चा हो रही है, लेकिन इस चुनौती के समाधान के लिए पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। तीसरा झूठ, अग्निवीर जवान सेना के लिए यूज एंड थ्रो मजदूर है। पीएम मोदी ने इस झूठ को भी एक्सपोज किया और साफ कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाए रखना है, सेना में युवा सैनिक हो, इसको मेंटेन करना है। सबसे पहले सुनिए कि पीएम ने अग्निवीर योजना को लेकर जो भ्रम बार बार फैलाया जाता है, यह पेंशन देने से बचने के लिए लाई गई एक स्कीम है, उसका क्या जवाब दिया है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए यह योजना लेकर आई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या?
उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी। और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? इसके बाद पीएम मोदी ने याद दिलाया कि जिनके राज में सेना के लिए खरीद में करोड़ों के घोटाले होते थे, वैसे लोग सेना में हुए रिफॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर कैसे विपक्ष के एक और नैरेटिव का सच आज दुनिया के सामने रखा। फिर अग्निवीर पर विपक्ष की राजनीति पर एक और धमाकेदार खुलासे की बात बताऊं। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निवीर योजना पर प्रधानमंत्री को यह सब बातें इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमने और कितने ही लोगों ने बार बार यह सवाल उठाया कि झूठ और भ्रम फैलाने की इस राजनीति से देश की सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता है, देश का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन न तो राहुल गांधी रुकने को तैयार है, न कांग्रेस। संसद में राहुल गांधी यह तक दावा कर चुके थे कि पंजाब में एक शहीद अग्निवीर के परिवार को कोई मुआवजा ही नहीं मिला। बाद में यह दावा ही गलत निकला। बावजूद इसके कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार पकड़े हुए। लेकिन आज जब पीएम ने कांग्रेस के एक एक झूठ की पोल खोलनी शुरू की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शायद यह भूल गए कि अग्निवीर योजना के बैकग्राउंड में करगिल युद्ध एक अहम पड़ाव है। करगिल युद्ध के बाद ही सेना में अग्निवीर जैसी स्कीम पर ज्यादा जोर देने की सिफारिश हुई थी और उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। लेकिन देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ स्कीम को लेकर पीएम मोदी के विरोध में आज सोशल मीडिया पर कैसे लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। लेकिन इस पोस्ट में अग्निवीर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की कंफ्यूजन खुद ही सामने आ गई। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया कि अग्निपथ स्कीम सेना के कहने पर लाई नहीं गई है, मोदी झूठ बोल रहे हैं। फिर पूर्व सेनाध्यक्ष के हवाले से यह दावा किया कि सेना ने तो 4 साल के बाद 75% जवानों को रिटेन करने की बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे पलट दिया और जबरदस्ती योजना लागू कर दी। यानी एक लाइन में कांग्रेस अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना मोदी सरकार ने सेना पर थोपी, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि योजना सेना लाई थी, सरकार ने पलट दिया। सेना चाहती थी कि 75% को रिटेन किया जाए, सरकार ने उसको पलट दिया। भाई कौन लाया है, पहले मन तो बना लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व सेनाध्यक्ष के बयान के हवाले से दावा किया कि अग्निपथ योजना सेना के लिए चौंका देने वाली खबर थी और सेना और वायुसेना के लिए वज्रपात यानी बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू की तरह। यानी एक लाइन में यह भी कह रहे हैं कि अचानक यह योजना लाकर सेना को चौंका दिया। अगर स्कीम अचानक लाई गई तो फिर सेना ने पहले सरकार से कैसे सिफारिश की होगी कि 75% को रिटेन कीजिए और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं 25% को करेंगे। तो आपके दोनों ही दावे विरोधाभासी हैं भाई। अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष का एक तर्क यह भी है कि 4 साल सेना से निकलने के बाद अग्निवीर योजना का या अग्निवीर के जवानों का क्या होगा। पीएम मोदी ने इन जवानों के बारे में सोचा ही नहीं, ये लोग कह रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर इस आरोप का जवाब भी जान लीजिए। जब अग्निपथ स्कीम लाई गई थी उसके कुछ ही दिन में यह ऐलान हो गया था कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती से लेकर कई संस्थाओं में अग्निवीर के जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनके लिए अलग से कोटा होगा।
कई राज्यों ने स्टेट लेवल पर भर्तियों में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण का ऐलान किया हुआ है। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये ऐलान कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा, खासकर पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान किया। साथ ही शहीद अग्निवीरों के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की रकम करने का ऐलान किया। हरियाणा सरकार भी कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन समेत कई पदों पर अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान कर चुकी है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स में भी अग्निवीरों के लिए 10% भर्ती का कोटा है। आईटीबीपी के डीजी ने भी आज कहा कि अग्निवीर जैसे ट्रेंड जवान आईटीबीपी के लिए काफी अच्छे साबित होंगे। आईटीबीपी में भी अग्निवीरों को भर्ती में राहत देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सेना से निकले अग्निवीरों की भर्तियों के लिए बीजेपी शासित राज्यों ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। लेकिन एक कमाल की बात यह भी देखिए कि जिस बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि वो अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो समझती है बीजेपी, वो बीजेपी तो अपने शासित राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण दे रही है, प्राथमिकता दे रही है नौकरियों में। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने अभी तक ऐसी कोई प्राथमिकता का ऐलान तो नहीं किया, ना ही इंडी गठबंधन के किसी राज्य ने किया। अगर आपको अग्निवीरों की इतनी चिंता है तो आपको भी कहना चाहिए था कि भाई हमारे राज्य में हम अग्निवीरों को जो है वो प्राथमिकता देंगे, नौकरी में 10% आरक्षण देंगे। लेकिन आरक्षण कौन दे रहा है? बीजेपी अपने राज्यों में दे रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर बीजेपी के लिए यूज एंड थ्रो। अरे आपके लिए तो नहीं है ना यूज एंड थ्रो, आप दीजिए ना अपने राज्य में। लेकिन बॉस, पॉलिटिक्स करना अलग बात होती है और सच में चिंता करना अलग बात। अग्निपथ योजना के विरोध में इंडी गठबंधन यह तर्क दे रहा है कि इस योजना में भी प्रधानमंत्री ने अपनी तानाशाही दिखाई और बिना चर्चा के सेना पर यह योजना थोप दी। लेकिन इसका सच क्या है वो आपको बताता हूं। जून 2022 में सेना ने खुद बताया था कि अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं के बीच 150 मीटिंग्स हुई, तीनों सर्विसेज के बीच 500 घंटे की चर्चा हुई। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के साथ 60 मीटिंग हुई जिसमें कुल 150 घंटे चर्चा हुई। इतना ही नहीं, स्कीम से जुड़े बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ 44 मीटिंग हुई जिसमें 100 घंटे की चर्चा हुई। यह सेना बता चुकी है। जो लोग अग्निपथ स्कीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम कोई अचानक नहीं आई और इसके बारे में आज से 23 साल पहले ही करगिल रिव्यू कमेटी ने सिफारिश कर दी। 1999 के करगिल युद्ध के 3 दिन बाद करगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना की औसत उम्र को 32 साल से घटाकर 26 साल किया जाए। सेना को हमेशा यंग और फिट होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए एकीकृत मैन पावर पॉलिसी बने। सेना में 17 साल की बजाय 7 या 10 साल की सर्विस हो। 7 या 10 साल की सर्विस के बाद अफसरों और जवानों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्त किया जाए। नए उपायों से सेना की औसत उम्र घटेगी। यानी कमोबेश जो आज अग्निवीर में हो रहा है उसी की डिमांड करगिल युद्ध के 3 दिन बाद जो कमेटी बनी उसने की थी। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने इसको नहीं देखा कि कैसे सेना में जो औसत उम्र है जवानों की उसको घटाया जा सके, यंग और एनर्जेटिक और सक्षम लोग जो हैं वो सेना में रहें। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उसका भी विरोध हो रहा है। सेना की औसत उम्र घटाने की बात क्यों कही जा रही है, इसे आप 1971 के युद्ध के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना का दायरा बढ़ाया। साल 1963 में 2 लाख से 1967 में इसे 8 लाख किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर यंग ऑफिसर और सैनिक भर्ती हुए और जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो इसी यंग ब्रिगेड ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। जबकि पाकिस्तान ने 1950 में ही अपनी सेना का विस्तार कर दिया था, इसलिए भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तान की सेना उतनी युवा नहीं। सच यह भी है कि भारतीय सैनिक ज्यादा दमखम वाले और ज्यादा जज्बा रखने वाले थे, लेकिन उम्र भी एक फैक्टर था। यही वजह है कि दशकों से सेना में औसत उम्र को घटाने की बात हो रही है, क्योंकि सेना का पहला टारगेट देश को सुरक्षित रखना है। सेना सिर्फ नौकरी नहीं है बॉस कि आप नौकरी करने गए, पेंशन मिल रहा है, इसको रख लो उसको रख लो। वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए यंग ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है।
यह बात इंडी गठबंधन के नेता भी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में वो सेना से जुड़े मुद्दे पर भी भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। भ्रम और झूठ का चस्का इंडी गठबंधन को किस कदर लग चुका है, इसका दूसरा उदाहरण देखिए। और दूसरा उदाहरण वो नैरेटिव है जिसमें दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो आज नहीं तो कल गिर जाएगी, अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी। लेकिन यह नैरेटिव भी नहीं टिक पा रहा। आज खुद नीतीश कुमार के करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ कह दिया कि गठबंधन फेविकॉल से सटा हुआ है बॉस, 5 साल कहीं नहीं जाने वाला। सुनिए ललन सिंह ने कैसे इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेरा। फिर आज लोकसभा में क्या हुआ है, क्यों ओम बिड़ला भड़क गए, वो भी दिखाता हूं। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है। अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा। वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा, यही होने वाला है। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए, कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है। और यह अलायंस फेविकॉल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इंडी गठबंधन की राजनीति का यह लेवल आ गया है कि नई सरकार में लोकसभा के अंदर स्पीकर तक टारगेट किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई। इंडी गठबंधन स्पीकर ओम बिड़ला पर कभी माइक बंद करने का आरोप लगाता है, कभी बोलने का मौका न देने का आरोप लगाता है, और कभी पक्षपात करने का आरोप लगाता है। लेकिन इन आरोपों की भी आज पोल खुल गई। आप खुद देखिए, आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला ने कैसे मोदी सरकार के मंत्री की जबरदस्त क्लास लगा दी। भाई मंत्री जी, हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें, ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य, प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो, बताओ क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाएं। जरूरत नहीं आप उनके सामने फ्रंट पे आकर बैठे। लेकिन झूठ और भ्रम फैलाने का नतीजा कभी कभी यह भी होता है कि इंसान फंस जाता है, जैसा कि राहुल गांधी के साथ हो रहा है। राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था, क्योंकि पिछली कई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। राहुल गांधी की पेशी 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के मामले में हुई थी। यह टिप्पणी राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में दी थी। उसी पर सुल्तानपुर के एक बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। अब यह मामला वैसे तो सिंपल सा है कि राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी की, उस पर मानहानि का केस हुआ, और आज राहुल गांधी को अपने बयान दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन यहां भी पॉलिटिक्स। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत आरोप लगाए गए, उनकी यानी राहुल गांधी और उनकी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए आरोप लगाए गए। वो खुद क्या बोले उससे उनको मतलब नहीं है। राहुल ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। कह रहे हैं कि उन्होंने बेंगलुरु में ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था। राहुल गांधी के बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए 12 अगस्त की तारीख दी। 12 अगस्त को राहुल पर मानहानि का केस करने वाला पक्ष सबूत पेश करेगा। अब 12 अगस्त को पता चलेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या सबूत है और राहुल ने अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी या नहीं। लेकिन एक बार विजय मिश्रा के वकील को सुनिए। अब 20 फरवरी से लगातार वो नहीं आ रहे थे, करीब 10 पेशी चला मुकदमा, उसके बाद नहीं आए। कोर्ट ने उनको यहाँ तक कहा कि यदि 26 जुलाई को नहीं उपस्थित होते हैं तो उनके खिलाफ जो है उत्पीड़न कार्रवाई किया जाएगा, इसलिए आज उनको आना पड़ रहा है अदालत में।
राहुल गांधी की एक मुसीबत यह भी है कि एक पूरा इकोसिस्टम उनकी इमेज चमकाने में लगा है, लेकिन वो खुद को खुद ही एक्सपोज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन उनके व्यवहार में गंभीरता अभी भी वो वाली नहीं दिखती जो कि एक नेता प्रतिपक्ष की होती। बल्कि अब तो राहुल गांधी का भड़काऊ अंदाज देश के सामने बार बार आ रहा है। कल लोकसभा में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भिड़ गए, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू जवाब देने के लिए वेल तक आ गए थे, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बिट्टू को रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद भी रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ बढ़े। उस समय लोकसभा में राहुल गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों को एक तरह से भड़काते हुए दिखाई दिया। आप तस्वीर देखिए, राहुल गांधी का यह इशारा देखिए, कैसे राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू तक को कह रहे हैं कि आओ आओ आगे आओ आओ आओ, और कांग्रेस सदस्यों को भी वेल में जाने का इशारा कर रहे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह हैं जो रोक रहे हैं, आप देखिए वहां पर उधर राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, वो बाद में उठकर रोकते हैं, समझाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू को। और एक तरफ राहुल गांधी है, क्या हो ना आओ आओ, इधर यहां मारा मारी जैसी स्थिति बन रही है। नेता प्रतिपक्ष है, उनको रोकना चाहिए। वो क्या चाह रहे थे कि आज संसद की गरिमा तार हो जाए? क्या राहुल गांधी खुद चाहते थे कि संसद में हंगामा हो, कोई बहस ना हो, चर्चा ना होने पाए? क्या कांग्रेस के सांसद जानबूझकर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष के सदस्य आक्रोशित हो जाएं? और जो कांग्रेस पार्टी 7 घंटे के बाद चन्नी के बयान से खुद को अलग कर रही है, राहुल गांधी तो वहीं बैठे थे। उन्होंने क्यों नहीं कहा जब अमृतपाल को का समर्थन कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, उसी वक्त कहते कि अरे चन्नी जी आप क्या बोल रहे हैं, खालिस्तान समर्थक का समर्थन कर रहे हैं। 7 घंटे बाद कहते कि हम चन्नी के बयान से अलग हैं, और यह वीडियो इससे भी अलग है। राहुल गांधी का इस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सदस्यों को उकसाना भड़काना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2 जुलाई को भी संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपने सांसदों को भड़काते दिखे थे। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर 2 जुलाई की है, एक तस्वीर कल की है। एक तो राहुल गांधी वहां ऐसे बैठते हैं जैसे लगता ही नहीं कि सदन में बैठे हैं, लगता है अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। और उसके बाद वही कि हंगामा करो, वेल में जाओ। 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और उस दौरान इंडी गठबंधन के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे। आप देखिए राहुल गांधी उस दिन भी कह रहे थे कि हे यू जाओ वेल में। यह नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को बोलने से रोक दिया जाए। लोकसभा स्पीकर ने उस समय राहुल गांधी को फटकार भी लगाई, लेकिन उसका कोई असर अगर हुआ होता तो कल जो तस्वीर आई वो ना आती। लेकिन खुद दूसरों को भड़काने और उकसाने वाले कैसे दूसरों पर भड़काऊ होने के आरोप लगाकर उन पर एक तरह का बैन लगाने और उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं, इसका आज आपको एक बड़ा उदाहरण भी दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के राज को अघोषित इमरजेंसी बताती है ना, लेकिन अघोषित इमरजेंसी कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। आप आरएसएस का ही मामला देख लीजिए। संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर 1966 में बैन लगा, जिसे अब जाकर मोदी सरकार ने हटाया है। इस पर ये लोग हंगामा कर रहे थे। लेकिन संघ पर बैन लगाने के मामले में अब बड़ी सच्चाई बाहर आ रही। मोदी सरकार ने संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे बैन को हटाया तो कांग्रेस और इंडी अलायंस को बहुत आग लगी। लेकिन आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संघ पर लगे बैन पर ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर कांग्रेस और उसके नेताओं के कान से धुआं फेंक देगा। आपको पता चलेगा कि अघोषित इमरजेंसी कैसी होती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि बार बार पूछने के बावजूद केंद्र सरकार कोई मटेरियल नहीं दे पाई, जिससे लगता है कि संघ के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने से रोकने के लिए कोई सर्वे या स्टडी थी जिसके आधार पर संघ को बैन संगठनों की लिस्ट में डाला गया हो। ऐसा लगता नहीं। क्या ऐसा कोई मटेरियल वाकई अस्तित्व में था या सिर्फ उस समय की सरकार ने ऐसे संगठन को कुचलने के लिए आदेश जारी किया जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं था? सरकार ने यह कैसे मान लिया कि अगर कोई कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होता तो वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा? कोर्ट ने बार बार पूछा कि संघ पर बैन लगाने के पीछे क्या आधार था बॉस, इतने साल बैन लगाए रखे, लेकिन किसी भी सुनवाई में केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। सोचिए, बिना किसी रिसर्च, बिना किसी स्टडी या बिना किसी डेटा के संघ के कार्यक्रमों और शाखाओं में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर सालों साल का प्रतिबंध लगा इस देश में।
यह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी तो क्या था बॉस? इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगे बैन पर अपनी बात कही। कोर्ट ने कहा कि यह बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि साल 1966, 1970 और 1980 में आरएसएस को सामाजिक और सांप्रदायिक संगठन मानकर सरकारी कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने और उनकी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई। कोर्ट कह रहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है संघ के साथ। कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने में 50 साल लग गए कि आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा गया। तत्कालीन केंद्र सरकार के पास कोई शोध, रिपोर्ट, सर्वे या आंकड़े थे ही नहीं जिसके आधार पर आरएसएस की गैर राजनीतिक गतिविधियों में केंद्र के कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई आधार नहीं था तो क्या केवल तब की सरकार ने आरएसएस को कुचलने के लिए यह फैसले लिए थे? यह कोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है बॉस। इंडी गठबंधन मोदी सरकार पर अघोषित इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाता है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी ऐसी होती है कि बिना किसी तथ्य, फैक्ट, सबूत के 50 साल आरएसएस को खत्म करने का प्रयास हो। और यह वही कांग्रेस है जिसके नेता खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थन में संसद को सिर पर उठा लेते हैं और अमृतपाल की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन जहां आरएसएस की बात आती है वहां बिना किसी आधार बैन को जस्टिफाई किया जाता है। यह है इनका संविधान जो हाथ में लहराते हैं, यह है इनका लोकतंत्र। क्या यह संघ की फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन करने का मामला नहीं है? लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की इस पॉलिटिक्स का नतीजा यह हो रहा है कि इंडी गठबंधन के सहयोगी भी अब इनसे अलग थलग होते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन ने कल होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। इंडी गठबंधन का कहना है कि केंद्र सरकार ने बजट में सिर्फ 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, बाकी किसी को कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन जिन ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन अपना हिस्सा बताता है, वो ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ गई हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो बंगाल की आवाज उठाने के लिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। यानी इंडी गठबंधन अलग लाइन पर चल रहा है और ममता बनर्जी अलग लाइन पर। यह है इंडी गठबंधन की सच्चाई। इंडी गठबंधन की दरार अब और चौड़ी होती दिख रही है। ममता बनर्जी के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं। हेमंत सोरेन के इस फैसले से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन के नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल हो। हेमंत सोरेन ने राज्य के हित के लिए नीति आयोग की बैठक में जाने की बात कही। हेमंत सोरेन दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। बॉस, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन को अपने राज्य की जनता को जवाब देना है। जब आप नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे तो राज्य के विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में सेंट्रल लेवल को पर बातचीत अपनी रखेंगे कैसे? लेकिन अब कांग्रेस और राहुल गांधी के साथियों को ही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो पॉलिटिक्स कर रही है उससे उनका भी भला नहीं होने वाला। मोदी विरोध के चक्कर में, राहुल गांधी की इमेज को चमकाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो इंडी अलायंस के लोग ही पसंद नहीं कर रहे बॉस। पब्लिक क्या पसंद करेगी?